बात में आज फिर आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। दरअसल आज बात मध्य प्रदेश से हटकर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की। दरअसल इन विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया और देश की राजनीति में काफी गहमा गहमी रही। एक और कोरोना था और दूसरी तरफ ये 5 राज्यों के चुनाव। इन चुनावों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को लगातार सोशल मीडिया पर जिस विरोध का सामना करना पड़ा, लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर विरोध उठे कि कोरोना को नजरअंदाज कर सरकार ने चुनाव की अनुमति दी है और सरकार चुनाव के अंदर पूरी ताकत झोंक रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि जो कोरोना की सुनामी आई है उसके लिए 50 दिन पहले बीजेपी की सरकार को आगाह कर दिया गया था। विशेषज्ञों ने बता दिया था कि सुनामी की जो लहर है, ये दूसरी सुनामी जो कोरोना की आएगी वो बहुत खतरनाक होगी, लेकिन सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार जो थी वो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक रही थी और खासकर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। दरअसल 2016 के पश्चिम बंगाल चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी की वहां महज 3 सीटें थी और जो टीएमसी है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस है, उसे तकरीबन 210 सीटों से बहुमत हासिल था। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मेजोरिटी लेवल है वो 148 का है और इस बार जो परिणाम आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट बताया गया था, बीजेपी ने जिस तरह से अपनी ताकत झोंकी थी, खुद प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी सभाएं की। कई तरह के पॉलिटिकल ड्रामास हुए, कई बार बीजेपी के अध्यक्ष की रैली पर पथराव हुआ तो कभी ममता बनर्जी पे पथराव हुआ। इन सब के बीच जो तस्वीर विधानसभा चुनाव में सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली, क्योंकि इसमें तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 208 सीटें मिली हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस अपनी जो स्थिति है उस पर बरकरार है। पिछली बार 210 थी, इस बार भी तकरीबन 208 से 210 के बीच है, लेकिन बीजेपी को इस बार कुछ फायदा जरूर हासिल हुआ है, क्योंकि 3 से बीजेपी ने तकरीबन 85 सीटों का सफर यहां पर हासिल किया है। हालांकि बीजेपी 200 सीटों का दावा कर रही थी, यहां पर आने के बाद बीजेपी 3 का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाई, यानी 100 से नीचे सिमट के रह गई। और देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस ने अपना जादू बरकरार रखा है। वहीं नुकसान जो सबसे ज्यादा रहा है वो लेफ्ट पार्टी को हुआ है। हालांकि बीजेपी के लिए जिस तरह का मैंडेट दिखाया जा रहा था, जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट दिखाया जा रहा था, जिस तरह से बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार 200 पार का नारा देंगे, वो पूरा नहीं हो पाया और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का है। वहीं ऐसे ही कुछ हाल आसाम में है, जो मेजोरिटी का लेवल है तकरीबन 64 का है और बीजेपी अब भी इस जादुई आंकड़े के पास पहुंच पाई है, यानी कि पूरा जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा ज्यादा देखने को मिला है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा मायना जो देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, वो देखा जा रहा है कि बाहरियों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। वहीं जेपी नड्डा का रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि को लेकर दिया बयान भी काफी चर्चाओं में रहा। इसके अलावा जो समीक्षा की जा रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में बीजेपी का चुनाव प्रचार और उसको लेकर लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गए मुहिम का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान और हाथ है। कहीं ना कहीं ये हार जो है ये बीजेपी को बता रही है कि आने वाले दिनों में उसे बहुत मंथन और चिंतन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के बीजेपी ने दावे किए थे वो दावे जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात और है कि 3 से 85 का सफर जरूर उसने तय किया है, लेकिन जो जीता वो वही सिकंदर है और आज जो जीता है वही सिकंदर माना जा रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने एक बार फिर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल को ममतामय बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हार से बीजेपी क्या सीखती है और आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव और केंद्र के चुनाव को लेकर क्या तैयारी करती है। क्या बीजेपी वास्तविकता में जनता की नब्ज को समझ पाई है? ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के सामने खड़े हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये अलग दौर का इंडिया है और कोरोना वायरस से बाहर निकला इंडिया है और ये इंडिया क्या सोचता है इसकी नब्ज को पकड़ना बेहद जरूरी होगा और आने वाले दिनों में बीजेपी को शायद अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। जय हिंद दोस्तों।